तो बच्चों, संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इससे संबंधित कुछ बातें हमने पहली वीडियो के अंदर देखी। अब हम क्या करेंगे, कुछ और बातें जानेंगे जो हमें संवाद लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। इसका जो अगला पॉइंट है, देखिए इस पृष्ठ पर, संवाद में यथास्थान मुहावरों का प्रयोग बड़ा आकर्षक लगता है। देखो, और जगह जो होते हैं, पत्र होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, वहां पर हम मुहावरों का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जितना मुहावरों का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखनी, हमें प्रयोग करते समय उनका स्थान बिल्कुल उचित हो, क्योंकि अनुचित स्थान पर प्रयोग किया गया मुहावरा और गलत अर्थ में प्रयोग किया गया मुहावरा हमारे संवाद का बिल्कुल एक किस्म से नाश कर सकता है, खराब कर सकता है उसको। तो हमें बिल्कुल सही मौके पर ही अपना मुहावरा पेश करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे जो संवाद है उसके अंदर एक जान पड़ती है, एक आकर्षक बनता है उस चीज का, और हमारे जो कहने की बात होती है उसकी चोट काफी प्रभावशाली होती है। मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहूंगा। देखिए वही पाठ, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर क्या है, दो अच्छे मुहावरे यूज किए गए हैं। तो देखिए इनको, ये देखिए इस पेज के बिल्कुल बीच में देखिए आप, तीसरे पैराग्राफ के अंदर, इसमें क्या था कि प्रेमा और जो था उसके पति राम स्वरूप, उनके बीच में बातें हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता इनके दकियानुसी ख्यालों को देखते हुए। तो प्रेमा ने कहा था कोई बात नहीं, अगर उसके पिता के ख्याल जो छोटे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी लड़की को तो जो जीवन है उसके लड़के के साथ बिताना, तो लड़का कैसा है। तो उस लड़के की स्थिति के बारे में बताने के लिए यहाँ पर राम स्वरूप ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। देखिए मुहावरे के द्वारा, जो मैं आपसे बताना चाहता भी, बीच में लिखा हुआ है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। मतलब इससे कहने का अर्थ यह है कि अगर बाप दकियानूसी है तो बेटा जो है और भी ज्यादा दकियानूसी, छोटे ख्यालों वाला है। तो देखिए कैसे मुहावरे ने इस चीज के अंदर जान डाल दी। तो मुहावरे जो होते हैं संवाद की जान होते हैं। तो यथास्थान पर हमें उचित मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखिए ये पेज भी, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, जो हमारा पहला पैरा है इसी की जो है ऊपर से 6th लाइन और नीचे से दूसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। देखिए भीगी बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली क्या होती है, जो अपने आप में बड़ी घबराई हुई हो, लाचार हो, जब वो बारिश में भीग जाती है तो उसकी हालत बड़े बुरे होते हैं। ठीक है, उसके रोवे जो है वो बैठ जाते हैं, बिल्कुल कमजोर सी लगती, बोधी सी लगती है। तो सेम ऐसे ही नौकर जो है डरा हुआ है अपने मालिक से, और वो भी पीछे पीछे जा रहा है एक भीगी बिल्ली की तरह। तो मुहावरे क्या करते हैं, हमारे संवाद में बहुत अच्छी जान डाल देते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए एक बार, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वाक्य रचना पात्रों की लिंग। जब भी हम अपने पात्रों की वाक्य रचना करें, उनसे वाक्य कहलवाएं, तो उनके लिंग का ध्यान रखें, उनकी उम्र का ध्यान रखें, उनके कार्य का ध्यान रखें, वो क्या कार्य कर रहे हैं, और स्थिति का भी ध्यान रखें कि उस समय हालात क्या हैं। उन सब का ध्यान रखकर की जाए, क्योंकि प्रत्येक पात्र की भाषा, हाव भाव अलग होते हैं। आप ये बात तो मानते होंगे कि भगवान ने सभी को अलग बनाया है, सभी का स्वभाव अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, किसी बात पर रिएक्ट करने का, प्रतिक्रिया देने का तरीका भी अलग होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब हमारा उदाहरण चल रहा था कि अध्यापक और छात्र के बीच लेट आने पर, पिता और बच्चे के बीच मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने पर, तो आप समझ सकते हैं पिता बड़े हैं, अध्यापक बड़े हैं, मैच्योर हैं, उनकी बातें मैच्योरिटी की होंगी, समझदारी वाली होंगी। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, उनके जो वाक्य होंगे वो थोड़े से अनमैच्योर होंगे, वो थोड़ा बचपना लिए होंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उम्र के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से हमें अपनी बात कहनी है। अगर ये बात हम ध्यान रखेंगे तो वास्तव में हमारा संवाद बड़ा सजीव लगेगा, बड़ा आकर्षक लगेगा, और उसको सब पढ़ेंगे, पढ़ने का मन करेगा। और इन सब के बिना वो संवाद एक निर्जीव संवाद होकर रह जाएगा। अब एक बार आप क्या कीजिए, इस पेज को देखिए ध्यान से। अगर आप देख रहे हो कि यहां पर 3 व्यक्ति दिखाए गए हैं, गोपाल प्रसाद, शंकर और राम स्वरूप। हर एक की अपनी अपनी बात कही गई है। हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने तीसरे उसकी तरफ, जो हमारा ऊपर से चौथी लाइन है, जो गोपाल प्रसाद कह रहा है थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। तो ये चीज क्या कर रही है, दिखा रही है उस आदमी का व्यक्तित्व। यहां पर हमारा जो लेखक था उसको, इस गोपाल प्रसाद को एक विलेन की तरह पेश करना था, तो उसको दिखाया जांच परख करते हुए लड़की वाले के घर का, कि हमें ये दान दहेज भी दे सकता है या नहीं, अच्छे तरीके से हमारी शादी भी, लड़के की शादी भी कर सकता है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने इस सेंटेंस का प्रयोग किया, इस वाक्य का प्रयोग किया।
तो उसके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे ही अपने वाक्यों का प्रयोग करना है। सेम ऐसे ही नीचे देखिए, शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। ये जो वाक्य लिखा गया कुछ खखार कर इधर उधर देखता है, इससे स्पष्ट होता है कि शंकर के अंदर जो है मतलब विश्वास की कमी है, उसमें आत्मविश्वास कम है, वो थोड़ा सा विचलित है, वो मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रहा है ऐसे हालात के अंदर। तो अपने पात्र की दशा को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, शंकर को थोड़ा अनमेच्योर दिखाया यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है कि वो थोड़ा सा अपने आप को विचलित महसूस कर रहा है, लेकिन गोपाल प्रसाद बड़ा कॉन्फिडेंट है यहाँ पर। और आगे देख भी सकते हैं आप, गोपाल प्रसाद इसी कारण कहते हैं कि झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तो कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास है उसके वाक्यों के अंदर, क्योंकि वही बात वो बड़ा फितरती है। और आगे देखते हैं नीचे, अगर राम स्वरूप का देखें हम, चाय प्याले में डालते हुए हैं, मतलब यहां पर दिखाया गया कि वो चापलूसी करने वाला है। क्यों? लड़की का जो पिता होता है उसको लड़के के पिता के सामने थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है जब रिश्ता होता है तो, और वही रीत दिखाई यहाँ पर लेखक ने। तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसने उससे हैं करवाया। तो देखिए ये बड़ी अच्छी कला होती है, अपने पात्रों के लिंग, उम्र और कार्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संवाद के जो वाक्य होते हैं उनका निर्माण करना चाहिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिखाए यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग संवाद को आकर्षक, सरल व भावपूर्ण बनाता है। देखिए विराम चिन्ह जो होते हैं वो किसी भी लेख की जान होते हैं, वो हमारे भाव को स्पष्ट करते हैं। जब हम बोल करके किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो जो हमारी भाषा है उसी के उतार चढ़ाव से पता लग जाता है कि अगले कौन से भाव से अपने वाक्य कह रहा है। लेकिन जब उन्हीं भावों को लिखना हो तो बड़ा कठिन कार्य होता है अपने भावों को समझाना, क्योंकि एक ही भाव को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विराम चिन्हों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना चाहिए संवाद के अंदर। एक विराम चिन्ह जो होते हैं वही संवाद के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको आकर्षक बना सकते हैं, सरल समझने में, और भावपूर्ण बना सकते हैं, उसको सभी मतलब जो है समझ सकते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग देखो, कहीं पर अगर विस्मयादि बोधक आना है, अगर हमने वहां पर पूर्ण विराम लगा दिया तो भी बहुत गलत है। कहीं पर प्रश्नवाचक आता है, वहां पर पूर्ण विराम लगा दिया तो भी गलत है, कोमा लगा दिया तो भी गलत है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से इस पृष्ठ को, 28 नंबर पेज है ये। इसमें देखेंगे आप, पहला ही जो वाक्य है, प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई। और देखिए यहां पर प्रश्नवाचक नहीं है, यहां पे विस्मयादि बोधक है। तो यहां पर हैरानी वाली बात है प्रेमा के लिए कि ये धोती क्यों मांग रहा है, न कि प्रश्न पूछ रही है वो। तो आगे देख सकते हैं हम, राम स्वरूप कहता है धोती, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि वो मांग नहीं रहा, वो पूछ रहा है कि धोती, धोती किसने कहा तुमसे। प्रेमा देखिए हाँ, और कोमा देखिए, इसने विराम लिया यहां पर, अभी तो बदलकर आए हो, फिर से कोमा, और फिर न जाने किस लिए, और डॉट डॉट डॉट, ये भी बड़ा इफेक्टिव होते हैं। आगे राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने, प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से। आगे देखिए, यही तो कह रहा रतन, तो रतन के देखिए यहां पर पूर्ण विराम है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करके अपने संवाद को काफी प्रभावशाली बना सकते हैं। हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा संवाद जो है वो रोचक बना रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। अब अगले पॉइंट तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से। कोष्टक का प्रयोग, विचार विमर्श। कोष्टक मतलब जो ब्रैकेट होती है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब हमें अपने पात्र से विचार विमर्श करवाना हो, वो कुछ सोच रहा हो, वो चिंतन कर रहा हो, संवाद का विस्तार करना हो, मतलब हालातों को दर्शाना हो, स्थिति को दर्शाना हो, कुछ बात कहनी हो बीच के अंदर, जब हम अपने विचार डालते हैं तो उस समय हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। कल्पना करवानी हो अपने पात्रों से, चिंतन करवाना हो, या स्थिति जो चल रही है उस समय पे, जो हालात चल रहे हैं उस समय पे, उसका वर्णन करना हो, तो तब हम ये ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, न कि सीधे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं, जिस कारण वो वाक्य संवाद के अंदर ही घुल मिल जाते हैं, जिससे हमारा संवाद खराब हो जाता है। तो हमें ब्रैकेट के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक बार मैं दिखाता हूं उदाहरण आपको, देखिए। अब ये प्रश्न नंबर देखिए 34 आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हो, बहुत ज्यादा ब्रैकेट का प्रयोग किया गया, कोष्टक का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले लिखा हो राम स्वरूप चौंक कर, मतलब यहां पर क्या दिखाया गया, यहां पर उसका मतलब एक किस्म से हाव भाव दिखाया गया कि वो चौंक पड़ा, बिजनेस बिज, और फिर दिखाया आगे समझकर, ये उसकी स्थिति दिखाई, चिंतन दिखाया, उसकी कल्पना दिखाई कि वो सोच रहा है, समझ रहा है। तो ये चिंतन भी दिखाया गया ब्रैकेट के अंदर। तो आगे देखिए,
उठते हैं, नीचे देखिए आप लिखा हुआ है उठते हैं, तो ये क्रिया भी दिखाई गई, मतलब यहां पर स्थिति का वर्णन भी किया गया कि वो उठ रहा है इस समय, अंदर जाते हैं ये भी दिखाया गया। और अगर हम बिल्कुल बीच में आ जाए तो हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इतने में बापू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज पर रख देते हैं। ये सब चीज ब्रैकेट में लिखी गई, जो क्या है स्थिति का वर्णन है कि उस समय क्या स्थिति चल रही है। तो इस तरह हमें अपने संवाद के अंदर इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा संवाद काफी प्रभावशाली बन पाए। अगला पॉइंट देखिए लास्ट, जब किसी की बात बीच में काटनी हो, मतलब कोई बात कह रहा है उसकी बात बीच में रोकनी हो, हमें काटनी हो, बोलते बोलते पात्र को सोचते हुए या चिंतन करते हुए दिखाना हो कि कोई पात्र सोच रहा है या बोल रहा है, या बात पूरी किए बिना ही अधूरी बात से पाठक को अपने भाव को समझाना हो। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा राइटर होता है कि अपनी बात को पूरे किए बिना ही वो बीच में काट देता है, उसके बाद वो डॉट 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 लगा देता है, जो लगे हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो उससे वो अपनी बात पूरी करता है। तो इस तरह हम इनका प्रयोग करते हैं, ये भी हमें अपने संवाद के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं। तो 3 चीजों में प्रयोग करते हैं इनका, किस किस का, किसी की बात काटने के लिए, बोलते बोलते पात्र को सोचते हुए, कल्पना करते हुए, चिंतन करते हुए, या अपनी बात को पूरी किए बिना अब आज जो अगली बात है उसको समझाने के लिए। दिखाता हूं मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल, एक बार ध्यान से देखें आप लोग। अब ये प्रश्न नंबर 39 देखिए जो आपके सामने है, स्पष्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले है ठीक, गोपाल प्रसाद कहता है ठीक, और डॉट डॉट डॉट, मतलब अब क्या कर रहा है वो, अब वो सोच रहा है, थोड़ा चिंतन कर रहा है, और सोचे कहता है लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। तो क्या करती है उमा, जवाब नहीं देती है, तो उसका पिता कहते हैं जवाब दो उमा, और गोपाल प्रसाद से कहते हैं जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, और डॉट डॉट डॉट, मतलब यहां पर क्या किया, यहां पर राम स्वरूप की बात काट दी गई गोपाल प्रसाद द्वारा, मतलब वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। इसी बीच में गोपाल प्रसाद बोल पड़ा जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो अपना मुंह खोलना चाहिए, कि इसे भी तो बोलना चाहिए, आप ही सारे जवाब देते रहोगे, क्योंकि आपने नोटिस किया हुआ इस एकांकी के अंदर कि सारे जवाब कौन दे रहा था, सारे जवाब जो लड़की का पिता था राम स्वरूप वो दे रहा था। इस कारण यहाँ पर क्या किया, बात काटने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया गया। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो उमा जो जब बोलती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, कहती है, देखो ध्यान से बीच का पैरा है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना डॉट डॉट डॉट। मतलब वही है कि यहाँ पर अपनी बात को पूरे किए बिना उमा ने अपनी बात पूरी कर दी। मतलब वो कहना चाहती थी यहाँ पर कि अगर पसंद आ गई तो उसको ले जाते हैं, वरना वहां पर छोड़ जाते हैं। मतलब ये हम कोई निर्जीव चीज नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है कि ये ढंग से जांचे परखेंगे और मुझे ले जाएंगे यहाँ से, और पसंद ना आई तो यहाँ पर छोड़ जाएंगे। तो अपनी बात को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डॉट डॉट का प्रयोग किया गया। और भी बहुत से स्थान पर ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने डॉट 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 का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी सावधानियां संवाद को लिखते समय। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में बता दूं कि सब कुछ अभ्यास करने से आता है। चाहे मैं कितनी बात क्यों ना अच्छे तरीके से समझा लूं आपको, लेकिन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप अपना अभ्यास स्वयं नहीं करके देखेंगे। तो क्या करें, इस चीज को बार बार लिख के देखें, जो काम दिया जा रहा है उसको करें। और जब आप इसको 2, 4, 5 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, तो तब आप इसके अंदर थोड़े पारंगत हो पाएंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे इन बातों को कि कैसे हम एक अपना प्रभावशाली संवाद लिखें। तो कुल मिलाकर के इसको लिख के देखें, समझें और इस वीडियो की सहायता से जाने कि हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए इसको लिखते समय। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। ना आई हो तो फिर से देख लें इसको, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो मुझसे संपर्क कर लें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें।